हाँ, देखिए ऐसे आपको है एनजेएसए का एनजेएसए का ये आपको पार्ट 18 होगा। इसके अंतर्गत हम पार्ट 18 इसके अंतर्गत हम स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किए बिना विकास संकटग्रस्त है। स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किए बिना विकास संकटग्रस्त है। देखिए, एक दिन औरत का दिन होगा, एक दिन वह खिलाएगी दूध से सनी रोटियां दूध दुनिया के सारे बच्चों को। एक दिन औरत का दिन होगा, एक दिन वह खिलाएगी दूध से सनी रोटियां दूध के दुनिया के सारे बच्चों को। उसकी हंसी में होगा सिर्फ हंसी और कुछ नहीं होगा। वह स्थगित कर देगी सारे युद्ध सारे धर्म, वह एतबार का पाठ पढ़ाएगी। एक दिन औरत का दिन होगा, एक दिन वह खिलाएगी दूध से सनी रोटियां दूध के सारे बच्चों को। उसकी हंसी में होगी सिर्फ हंसी और कुछ नहीं होगा। वह स्थगित कर देगी सारे युद्ध सारे धर्म, वह एतबार का पाठ पढ़ाएगी। देखिए, यहाँ प्राचीन काल से ही देखिए प्राचीन काल तो यहाँ देखिए प्राचीन काल से ही पीड़ सत्ता का जोर चला आ रहा है। हालांकि प्राचीन काल से पीड़ सत्ता का जोर चला आ रहा है। हालांकि प्रारंभिक मानव समाज मातृ सत्तात्मक रहा है, जो कहीं कहीं आज भी है। जैसे खासी जनजाति, इसके पर्याप्त साक्ष्य समय समय पर मिलते रहे हैं। समाज धर्म आर्थिक व्यवहार राजनीति हर समय भूमिकाओं से हटकर महिलाओं को केवल घर परिवार तथा प्रजनन तक सीमित करके देखा जाता रहा है। समय समय पर इसके अपवाद मिलते रहे हैं। पर विभिन्न कालखंडों में कोई स्वर्ग युग स्त्री का भी था। इसका उल्लेख नहीं मिलता है। जुलाई 1848 में न्यूयॉर्क में एलिजाबेथ कैडी ने सर्वप्रथम महिला अधिकारों का सम्मेलन किया, जिसमें लैंगिक भेदभाव, मताधिकार सहित समानता, शैक्षिक समानता, समान मजदूरी एवं समान वेतन की मांग उठाई। धीरे धीरे आंदोलन यूरोप तक जा पहुंचा। देखा जाए तो यूरोप आज ऐसा देश है जहां पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की आर्थिक नीतियों, राजनीति, समाज एवं धर्म में समान भूमिका, जो विश्व में सफल राष्ट्रों की श्रेणी में अग्र भूमिका निभाता है। फिर देखिए प्रश्न उठता है कि क्या विकास के संदर्भ स्त्री पुरुष दोनों के सरोकारों में कुछ भिन्नताएं होती भी है या नहीं। यह मामला केवल सशक्तिकरण का ही है। सामान्य तौर पर देखा जाए तो विकास के सभी विकास के सभी उपादानों की स्त्री पुरुष दोनों को समान जरूरत है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भोजन, सुरक्षा, आवास आदि की तो स्त्री पुरुष दोनों को समान रूप से जरूरत है। फिर अलग अलग सरोकारों की बात कहाँ से आई। स्त्री और पुरुष की शारीरिक एवं सामाजिक स्थिति में काफ़ी फर्क है। महिलाओं के और बच्चों के लालन पालन के साथ घरेलू जिम्मेदारियां उनके कंधे पर डाल दी जाती है। उसे शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, संपत्ति आदि अधिकारों से वंचित रखा जाता है। ऐसा लगता है कि मानो ये सभी अधिकार केवल पुरुषों के लिए बने हैं। क्या ऐसे अधिकारों को समान नागरिक अधिकारों की श्रेणी में रखा जा सकता है। सच तो ये कि समान नागरिक अधिकार अभी तक मूर्त रूप लेने में सक्षम नहीं हो पाए, जिस कारण महिलाओं की भूमिका आज तक सीमित ही रही है। जब है नारी में शक्तिशाली तो फिर क्यों कहे नारी को बेचारी। वैदिक काल में देखा जाए तो भारत में महिलाओं की स्थिति आज के परिप्रेक्ष्य से ज़्यादा सुरक्षित थी तथा उनको भी अनेक अधिकार मिले हुए थे, जिस कारण अनेक महान महिलाएं आज भी मिसाल के रूप में पेश की जाती है, जैसे गार्गी, अपाला आदि। ध्यातव्य हो कि मध्यकाल में अनेक बाहरी संस्कृतियों के प्रवेश के साथ साथ भारत में एक अंधकारपूर्ण समय आया, जिसमें विशेषकर महिलाओं को लेकर उन पर अनेक कुप्रथाओं की बेड़ियां थोप दी गई, जिस कारण गुलामी की मानसिकता के शिकार महिलाएं आज भी उन बेड़ियों को तोड़ पाने में पूर्ण रूप से सक्षम होने पर भी नाकाम है, क्योंकि उसकी भूमिका राजनीति, समाज, आर्थिक इत्यादि क्षेत्रों में सीमित रही है। मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मौके की है मुझे तलाश। यद्यपि देखा जाए तो देखिए यहाँ पर क्या यद्यपि देखा जाए तो जब महिला अपने अधिकारों की मांग के लिए आगे बढ़ी तो वह मिसाल बनकर सामने आई। उदाहरण स्वरूप मध्यकालीन प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान हो या संविधान निर्माण के समय राजकुमारी अमृता कौर। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई, जो एक ऐसी वीरांगना थी जिसे अंग्रेजों के सामने हार नहीं मानी। आगे चलकर अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट जैसी महिलाओं ने भारत को आज़ाद कराने में पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर भाग लिया। देखा जाए तो चर्चा में वे महिलाएं रही जो शिक्षित थी या सामाजिक स्थिति से मजबूत थी, किंतु यदि देखा जाए तो जहाँ शिक्षा का अभाव के कारण महिलाओं को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं, वे आज भी अपने आप को पुरुषों की सेविका के रूप में देखती है तथा स्त्री इसी को अपना धर्म मानकर अपना पूरा जीवन यूं ही निछावर कर देती है। एक ऐसी सेविका के रूप
में जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। क्या आपको नहीं, देखिए यहाँ पर क्या आपको नहीं लगता है कि यदि उनको जागरूक किया जाए तो वे महिलाएं भी कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, गार्गी, रानी लक्ष्मीबाई ऐसी सशक्त महिला बन सकती है, जिससे वह भी सूचना, राजनीति, आर्थिक व्यवहार, समाज आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जिससे विकास की रफ्तार और तेज होगी। वर्तमान प्रौद्योगिकी के युग में यदि महिलाएं आज भी घर की चार दीवारी में खुद को कैद रखेगी तो विकास की रफ्तार मंद ही होगी। मंद ही, क्योंकि विकास केवल एक पक्ष का होगा जबकि दूसरा पक्ष पिछड़ा हुआ रह जाएगा। यदि भारत समावेशी विकास के सरोकारों को पाना चाहता है तो स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को मूर्त रूप देना होगा। स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को मूर्त रूप देना होगा। जिम्मेदारी संग नारी भर रही है उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान, महिलाओं को दे इतना सम्मान कि बढ़े हमारा देश का मान। बस यहाँ पर लिखा गया है, देखिए कि जिम्मेदारी संग नारी भर रही है उड़ान, ना कोई शिकायत और ना कोई थकान, महिलाओं को दे इतना सम्मान कि बढ़े हमारे देश का मान। यहाँ देखिए क्या कि भारत जैसे देश में जहाँ करोड़ों महिलाओं को यह तक नहीं मालूम कि उनके भी कुछ अधिकार हैं, तो ऐसे में प्रश्न सहज उठता है कि विकास की नीतियों में कमी क्या है। क्या नीतियों को इस प्रकार बनाया जा सकता है कि स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किया जा सके। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत काफ़ी कम है। हालांकि हमारे यहाँ महिला साक्षरता लगातार बढ़ रही है तथा रोजगार के जोखिम वाले क्षेत्रों में भी महिलाएं प्रवेश कर रही है। देश में केवल 27% महिलाएं कामकाज है, जिसमें सिर्फ 18% इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल क्षेत्र में है, बाकी झाड़ू पोछा कृषि कार्य में संलग्न है। कहा जाता है कि भारत और चीन के बीच विकास के अंतर के पीछे महिलाओं का पिछड़ापन एक बड़ा कारण है। समस्या यही नहीं है कि वस्तुतः पढ़ी लिखी 50% महिलाएं भी चूल्हा चौका तक ही सीमित है। यदि वे नौकरियां कर भी रही है तो वेतनमान पर श्रम बाजारों में महिलाओं को ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में कम दर पर पारिश्रमिक मिलता है। वस्तुतः दुनिया में महिलाओं को लेकर योजनाएं तो खूब चल रही है, पर महिला पुरुष सरोकारों की समानता उनमें नहीं है। तो उदाहरण के रूप में यहाँ देखिए क्या, उदाहरण के रूप में हम अपने नीति निर्धारकों को ले सकते हैं। बहुत दिनों तक हमारे नीति निर्धारण में समावेशी विकास के तत्व शामिल नहीं थे। इसके साथ ही महिलाओं की अलग पहचान और उनकी समस्याओं को लेकर संवेदनशीलता भी न थी। किंतु वर्तमान भारत सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं जो महिलाओं को सशक्त करने के साथ साथ उनके समान सरोकारों को महत्व देते हुए तत्पर हैं। अब समय के साथ बदलाव आ रहा है। पहले सोच थी कि देश पिछड़ा है इसलिए महिलाएं पिछड़ी है, पर अमर्त्य सेन जैसे विद्वानों ने बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि महिलाएं पिछड़ी हो इसलिए देश पिछड़ा है। स्कैंडिनेवियन देशों में राजनीति, प्रशासन, व्यापार हर जगह महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। यही वजह है कि ये देश मानव विकास में उच्च है। वहीं उप सहारा देशों जैसे दक्षिण एशिया आदि में महिलाओं का प्रतिशत अत्यंत कम, इसलिए ये देश भी मानव विकास के निचले पायदान पर है। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल की अर्थव्यवस्था महिला भागीदारी अधिक है, अतः विकास में उच्च स्थान रखते हैं। पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण लागू होने के बाद इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। उनके भीतर आत्मविश्वास जन्म ले रहे। सेना कॉर्पोरेट जैसे क्षेत्र में आज महिला भागीदारी बढ़ रही है। वर्तमान अनेक योजनाएं, उदाहरण स्वरूप उज्ज्वला योजना, स्व अल्पाहार योजना, मुद्रा बैंक, स्टैंड अप स्टार्टअप, प्रसूति लाभ, जनधन योजना, कामकाजी महिलाएं हेतु अवकाश का प्रावधान, महिला सुरक्षा ऐप आदि ऐसे कदम हैं जिन्होंने महिलाओं को सुरक्षित एवं सशक्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वस्तुतः कहा जा सकता है कि जहाँ स्त्री पुरुष समानता के आधार पर विकास की प्रक्रिया चल रही है वहाँ परिणाम शुभ संकेत देने वाले हैं। देखिए भारत की फिल्म एवं टेलीविज़न इंडस्ट्री में देखा जाए तो वहाँ महिलाओं को समान अवसर प्राप्त है। इस वजह से सर्वाधिक तीव्र वृद्धि वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का यह कथन मानव समाज को स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्त करता है। मैं किसी समुदाय की प्रगति की माप महिलाओं के द्वारा की गई प्रगति से करता हूँ। निष्कर्षतः देश के तीव्र एवं समान विकास की धार स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल करके ही संभव है। फिर आप आगे हैं, देखिए भाषा को आगे हमका निबंध जो है वो है कि भाषा को बाधक नहीं अपितु समन्वयक होना चाहिए। भाषा को बाधक नहीं अपितु समन्वयक होना चाहिए। यहाँ पर आपको है, इसको देखिए आपको
तो भाषा को बाधक नहीं अपितु समन्वयक होना चाहिए, भाषा को बाधक नहीं अपितु समन्वयक होना चाहिए बात। अब यहाँ देखिए क्या इसमें कहा गया, हम मस्जिद मंदिर मस्जिद हम मठ हम बैरागी, हम मंदिर मस्जिद हम मठ हम बैरागी, हम ही पुजारी हम ही देवता हम कीर्तन हम रागी, आलाख रोड़ी अलख भभूत रूप धरे हम नाना। देखिए यहाँ पर कहा गया क्या कि हम मंदिर हम मस्जिद हम मठ हम बैरागी, हम ही पुजारी हम ही देवता हम कीर्तन हम रागी, आलख रोड़ी अलख आलख रोड़ी अलख भभूत रूप धरे हम नाना। उपरोक्त पंक्तियाँ भारत की विविधताओं को बयां करती है। भारत एक विविधता वाला देश है जिसमें कदम कदम पर भाषाई जातीय धार्मिक भौगोलिक निर्जातीय विविधताएं पाई जाती है। इसलिए तो भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि यहाँ पर कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। इससे तो भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि यहाँ पर कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। देखिए इन्हीं विविधताओं में से एक भाषा विभिन्नताएं भी है, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा करीब 1000 अन्य भाषाएं भी हैं। एक यहाँ पर देखिए एक अन्य भाषाएं भी, देखिए यहाँ पर क्या एक अन्य भाषाएं भी है, एक मिनट, करीब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा करीब 1000 अन्य भाषाएं भी है जो कि क्षेत्रीय स्तर पर बोली जाती है। भारत में भाषाई प्रकारों में कुछ प्रकार निम्न है, जैसे कि द्रविड़ परिवार की भाषाएं तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम आदि। इंडो चाइना परिवार संबंधित भाषाओं में मणिपुरी, बोडो, गारो, खासी, लेप्चा आदि शामिल है। वहीं हिंद यूरोपीय में उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषाएं पंजाबी, राजस्थानी, भोजपुरी, हरियाणवी आदि शामिल है। इसके अलावा भारत के प्राचीन काल अर्थात ऋग्वेद आदि से चली आर्य संस्कृत भाषा भी है। इस तरह से भारत अन्य प्रकार की विविधताओं के साथ ही भाषाई रूप में शुरू से ही समृद्ध रहा है। भारत की यह भाषाई विविधता भारत को वैश्विक स्तर पर एक अच्छी छवि निर्माण करती है और देश विदेश से विभिन्न भाषा प्रेमी भारत आकर लाभ भी प्राप्त करते रहे हैं, जैसे कि प्राचीन काल में चीनी यात्री हैंसांग एवं फायान का भारत आकर अध्ययन करना आदि। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में अर्थात राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही भाषाई पहचान उठने लगी थी और यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर पृथक राज्यों के निर्माण की मांग उग्र स्वरूप में प्रकट हुई। इसी तरह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय भाषा के दर्जे को लेकर विदेश में तनाव बढ़ा। अर्थात कहने का आशय यह कि भाषा ने भारत को हमेशा ही लाभान्वित नहीं किया बल्कि इसके सम्मुख कुछ चुनौतियाँ भी पेश की है। देखिए भाषाई आधार पर राज्य निर्माण की मांग एवं हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाए जाने पर विरोध दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत से उत्पन्न हुआ। इसके अलावा वर्तमान समय में भी कई राज्य जैसे कि राजस्थान, बिहार आदि की मांग है कि उनकी स्थानीय भाषाओं जैसे राजस्थानी आदि को भी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इसलिए यहाँ पर अब यह प्रश्न उठता है कि भाषा का स्वरूप क्या होना चाहिए। इसका सीधा सा जवाब है कि यह बाधक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे देश एवं समाज में कानून एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। साथ ही यह एक ही जन्मभूमि एवं मातृभूमि के लोगों को आपस में लड़ाकर दुश्मन बना देती है, जो कि समाज में राष्ट्र के विकास तथा मानवता के विकास हेतु भी उचित नहीं है। इससे भाषा को बाधक की बजाय समन्वयक होना चाहिए। भाषा के समन्वयक होने के कई फायदे हैं। यह लोगों के मध्य आपसी संचार एवं बोलचाल को सुगम बनाती है, जिसमें लोगों एवं समुदायों में आपसी भाईचारा, प्रेम, सौहार्द एवं सहयोग बढ़ता है। इससे समरसता का निर्माण होता है और समाज में शांति की स्थापना होती है। समन्वयक भाषा राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देकर एकता एवं अखंडता को मजबूत बनाती है। यह हिंदी भाषी द्रविड़ भाषी या हिंदी अंग्रेजी से भेदों को मिटाकर एक ही पहचान निर्मित करती है और यह भारत और भारतीय। यह वोट बैंक की राजनीति को कम करती है और राजनीतिक दलों द्वारा संकीर्ण मुद्दों पर हितों पर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देती है। इससे सहकारी संघवाद को मजबूती प्राप्त होती है। इसके अलावा यह लोगों को उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक बिना डर के मुक्त आवागमन को आसान बनाती है, जिससे पर्यटन में वृद्धि होती है और इससे स्थानीय समुदायों के रोजगार में वृद्धि होती है। इससे उसकी आजीविका एवं आय स्तर में सुधार होता है, जिससे भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 में प्रदत्त गरिमामय जीवन जीने का अधिकार सभी लोगों की वास्तविकता बन पाता है।
देखिए इसी क्षेत्रीय एवं आर्थिक विषमता में कमी आती है और लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, जिससे उग्रवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, क्षेत्रवाद एवं युवाओं के बढ़ते रेडिकलाइजेशन की चुनौतियों में कमी आती है। देखिए इसे गांधी जी के शब्दों में कहें तो यह सर्वोदय एवं रामराज को बढ़ावा देने का कार्य करती है। साथ ही यह भारत एक विविधता के साथ ही यह भारत एक विविधताओं के देश के रूप में इसकी सॉफ्ट पावर को भी मजबूत करती है। इसकी जगत गुरु की छवि को दृढ़ता प्रदान करती है। इससे भाषा को समन्वय होना ही श्रेष्ठ है। यद्यपि वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि भाषाई स्तर पर क्षेत्रीय एवं आर्थिक विषमताएं व्याप्त है और ये राष्ट्र एवं समाज की समूह चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। जैसे कि आज हिंदी अंग्रेजी भाषा के मध्य विवाद चर्चा का बिंदु है। आज भूमंडलीकृत एवं कंप्यूटर की दुनिया में अंग्रेजी भाषा का महत्व बढ़ा और बाकी भाषा चाहे वह हिंदी हो या अन्य क्षेत्रीय भाषा हो, ये हाशिए पर जा रही। आज नई तकनीकों के दौर में रोजगार पाने के अधिक अवसर भी अंग्रेजी संपन्न लोगों के पास ही है, जैसे कि सॉफ्टवेयर उद्योग, BPO, KPO, कॉल सेंटर्स आदि। इसके अलावा आज भारत में उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्वी भारत, शेष भारत जैसे विभाजन भी भाषा आधार पर बने हुए हैं। इन विभाजनों ने भी राष्ट्र निर्माण में एक चुनौती प्रस्तुत की है। आज इंटरनेट युग में वेबसाइट, ऐप्स आदि में क्षेत्रीय भाषाओं की उपस्थिति नगण्य है, जो कि डिजिटल डिवाइड या डिजिटल डेफिसिट को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में हम सबके सम्मुख एवं राष्ट्र निर्माताओं के सम्मुख चुनौती है कि देश की सभी भाषाओं को समन्वय बनाया जाए, जिससे कि सभी का विकास हो सके। यद्यपि अभी तक भारत सरकार ने भाषाई मुद्दों को सफलतापूर्वक सुलझाया है, जैसे कि 1956 में भाषाई पुनर्गठन आयोग के आधार पर भाषाओं के आधार पर राज्यों का निर्माण करना हो, या फिर 1965 में आपको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राष्ट्रीय भाषा के रूप में अनिश्चित काल तक राष्ट्रीय भाषा दर्जा देना रहा हो, या फिर त्रिभाषिक फॉर्मूला अपनाना हो। आज के भारत को देखते हुए तो आज भाषाई मुद्दा चिंता का विषय नहीं है और राष्ट्रीय स्तर तथा क्षेत्रीय स्तर तक सभी पर भाषा समन्वय के रूप में कार्य कर रही है। इसके साथ ही सरकारों को जातीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषाओं को सीखने हेतु लोगों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए, जैसे कि उत्तर भारत में तमिल, तेलुगु आदि सिखाना। साथ ही एक राष्ट्रीय भाषा के निर्माण पर आम सहमति बनाने के प्रयास भी जारी रखने चाहिए। अंत में भारत के लिए यही कहूँगा कि कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौड़े जहाँ हमारा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौड़े जहाँ हमारा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौड़े जहाँ हमारा। तो फिर आपको यहाँ पर देखिए, भारत पहले भी विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के द्वारा सीख देता रहा है। भारत पहले भी विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के द्वारा सीख देता रहा है और आगे भी सीख देता रहेगा और इसके लिए प्रेरित करेगा। साथ ही भारत के कोस का पानी इसको मजबूत बना रहा है और आगे भी बनाता रहेगा। फिर आपको आगे हम देखिए कहा गया, महिलाओं को भागीदारी से बढ़ता हुआ आर्थिक विकास। देखिए यहाँ पर कहा गया, महिलाओं की भागीदारी से बढ़ता हुआ आर्थिक विकास को यहाँ पर देखिए, आखिर हमारा न्यू इंडिया का सपना यही तो है, जहाँ नारी सशक्त हो, मजबूत हो, देश के समग्र विकास में बराबर की भागीदार हो। महिलाओं की भागीदारी से बढ़ता हुआ आर्थिक विकास, आखिर हमारा न्यू इंडिया का सपना यही तो है, जहां नारी सशक्त हो, मजबूत हो, देश के समग्र विकास में बराबर की भागीदार हो। देखिए, प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा मन की बात में कही गई यह पंक्ति अपने आप में एक सार प्रस्तुत करती है। साथ ही मन में एक सवाल खड़ा करती है कि महिलाओं का देश के विकास में कितना योगदान है। क्या महिलाओं की भागीदारी के बगैर देश का विकास संभव नहीं है? इसी परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि किसी समुदाय की प्रगति किस गति से होगी, किसी समुदाय की प्रगति किस गति से होगी, उसका अनुमान उस देश की महिलाओं की स्थिति को देखकर लगाया जा सकता है। भारत जैसे देश है तो यह कथन और भी महत्वपूर्ण एवं विचारणीय हो जाता है, क्योंकि हमारे लगभग 28% आबादी महिलाएं हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर देश के विकास में महिलाओं की किस प्रकार की भागीदारी आवश्यक है। क्या नौकरी करके अर्थव्यवस्था में शामिल होकर ही देश की GDP में योगदान दे सकती है, या बिना अर्थव्यवस्था में जुड़े भी अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी है? इस प्रश्न का उत्तर हमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक सभी आधारों पर तलाशना होगा। यदि प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी देखें तो महिलाओं की कारोबार में सहभागिता से देश की कारोबार में सहभागिता
देखिए, कार्यबल में सहभागिता से देश की वृद्धि तीव्र गति से बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में महिला कार्यबल की बराबरी भागीदारी से देश की जीडीपी में 27% तक की वृद्धि की जा सकती है। महिला भागीदारी से घर की आय दोगुनी हो जाएगी। महिला भागीदारी से घर की आय दोगुनी हो जाएगी। प्रत्यक्ष सहभागिता है, साथ साथ अप्रत्यक्ष देखिए, प्रत्यक्ष सहभागिता के साथ साथ प्रत्यक्ष सहभागिता के साथ साथ अप्रत्यक्ष सहभागिता भी अति क्रांतिकारी परिणाम पा सकती है। प्रत्यक्ष सहभागिता के साथ साथ अप्रत्यक्ष सहभागिता भी अति क्रांतिकारी परिणाम ला सकती है। महिलाओं की सामाजिक भागीदारी महिलाओं की शिक्षा तक पहुँच करा देने पर वे पढ़ी लिखी जागरूक एवं के आधारों पर चिंतनशील बनती है। इससे बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या ऐसी कुप्रथाएं कम होगी। साथ ही महिलाएं गर्भावस्था, कुपोषण, संस्थागत प्रसव के प्रति जागरूक होगी। देखिए, शिक्षित महिलाओं को स्वच्छता साफ सफाई का विशेष ध्यान रहेगा। शिक्षित महिलाओं को स्वच्छता साफ सफाई का विशेष ध्यान रहेगा, क्योंकि वे कीटाणु विषाणु से होने वाले संक्रामक बीमारियों को समझती है। आंकड़ों के अनुसार स्वच्छता के माध्यम से देश के सकल घरेलू उत्पाद में 3.7% की बढ़ोतरी की जा सकती है। क्योंकि स्वच्छता का अति ध्यान देने से कुपोषण, खेतों में शौच हेतु डायरिया आदि बीमारियों पर होने वाली सरकारी खर्च कम होगा। साथ ही गर्भावस्था के समय नियमित मानकों के आधार पर भोजन ग्रहण करने, समय पर स्तनपान कराने से स्वस्थ पोषित नई पीढ़ी जन्म लेगी, जो आगे चलकर देश की अर्थव्यवस्था को बल प्रदान करेगी। देखिए, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ने से राजनीति में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, देखिए, सहानुभूति, समन्वय जैसे गुणों का विकास होगा। बनाई जा रही नीतियाँ आम जनता, महिला दशा बच्चों की आवश्यकता के अनुकूल होगी, क्योंकि महिलाएं घर समाज परिवार की आवश्यकताओं को बेहतरी से समझती है। देखिए, हम जो कहा गया है, यहाँ पर कहा गया, साथ ही गर्भावस्था के समय नियमित मानकों के आधार पर भोजन ग्रहण करने, समय पर स्तनपान कराने से स्वस्थ पोषित नई पीढ़ी जन्म लेगी, जो आगे चलकर देश की अर्थव्यवस्था को बल प्रदान करेगी। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ने से राजनीति में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, परोपकारिता, सहानुभूति, समन्वय जैसे गुणों का विकास होगा। बनाई जा रही नीतियाँ आम जनता, महिला दशा बच्चों की आवश्यकता के अनुकूल होगी, क्योंकि महिलाएं घर समाज परिवार की आवश्यकताओं को बेहतरी समझती है। ये देखिए, यहाँ पे यदि एक पुरुष को शिक्षित, यहाँ जो कहा, यदि एक पुरुष को शिक्षित किया जाता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, परंतु एक महिला को शिक्षित करने में पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। अर्थात महिला सहभागिता, महिला सशक्तिकरण से पूरे परिवार का सशक्तिकरण होता है। महिलाओं की भागीदारी का अन्य आयाम पर्यावरण के संदर्भ में भी उभरता है। वस्तुतः महिला भागीदारी से हम घर में जलाए जा रहे चूल्हों से होने वाले प्रदूषण का प्रति जागरूकता फैला सकते हैं। अतार्किक कृषि को पर्यावरण अनुकूल बना सकते हैं। घर में महिलाएं यदि बिजली का मितव्ययी तरीके से उपयोग करें, पानी की बर्बादी ना होने दे, तो हम बड़े स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा की ओर बढ़ सकेंगे। और इस तरह हुआ विकास हरित विकास होगा, जिससे हरित सकल घरेलू उत्पाद एवं हरित अर्थव्यवस्था प्राप्त हो सकेगी। यदि भविष्य होगा तो वह हरित होगा, यदि भविष्य होगा तो वह हरित होगा, यदि वह हरित नहीं है तो वह भविष्य ही नहीं होगा। यदि भविष्य होगा, देखिए, यदि भविष्य होगा तो वह हरित होगा, यदि वह हरित नहीं है तो वह भविष्य ही नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर क्या है कि विश्व बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार देश में हो रहा जलवायु परिवर्तन, आपदा, सूखा, बाढ़, प्रदूषण देश की अर्थव्यवस्था को कई गुने पीछे ले जाता है। तथा इस स्थिति को पुनः बहाल करने में वापस वर्षों लग जाते हैं। अतः देश के सतत विकास में महिला भागीदारी की अद्वितीय भूमिका है। देखिए, यहाँ पर क्या है कि समावेशी, इसमें देखिए महिला भागीदारी अंतर्गत क्या सतत विकास है, समावेशी विकास है, हरित एवं स्वावलंबित विकास है। वस्तुतः महिला भागीदारी से देश को आत्मबल प्रदान होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो कार्य 500 पुरुष दशकों में पूरा करेंगे, वही कार्य मात्र 50 समर्पित स्त्रियों की सहायता से कुछ वर्षों में पूरा कर सकता है।
यद्यपि आज यहाँ पे कि यद्यपि आज हमारे देश की परिस्थितियाँ चिंताजनक है। जनसंख्या का 48% होने के बावजूद हमारे भारत में महिलाओं की श्रम भागीदारी मात्र 22% है। महिलाओं की राजनीति में तो भागीदारी तो और गिरकर 11% हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट जेंडर इन इक्वलिटी गैप इंडेक्स में तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तीनों आधार पर दयनीय स्थिति प्रस्तुत की गई है। संयुक्त राष्ट्र की जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स भी इस तथ्य से सामंजस्य प्रस्तुत करती है। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि इस दिशा में हम तत्परता से प्रयास करें। भारत सरकार ने इस दिशा में अति सक्रियता दिखाई है। सरकार द्वारा महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, साक्षरता, श्रम भागीदारी, सुरक्षा, सम्मान आदि हेतु सैकड़ों योजना, नीति, कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में महिला बाल विवाह मंत्रालय नाम से समर्पित मंत्रालय बनाया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सुकन्या समृद्धि योजना, पंचायत स्तर पर 1/3 आरक्षण, मनरेगा में आरक्षण, मातृत्व सुरक्षा अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन, मुद्रा योजना, जेंडर बजटिंग आदि अनेक कार्यक्रम चलाकर महिला सशक्तिकरण करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही वर्क प्लेस बिल 2012, विशाखा गाइडलाइंस कार्यस्थल यौन अत्याचार प्रतिशत रोकथाम एवं निवारण अधिनियम 2013, मातृत्व सुरक्षा विधेयक आदि के माध्यम से सुलभ श्रम भागीदारी का प्रयास किया गया है। यद्यपि इस दिशा में और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। समाज की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना होगा। कार्यस्थल से जुड़ी महिलाओं को दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। रघुवीर साय की कविता में छिपा व्यंग देखिए, पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलिता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए। तो यहाँ पर देखिए एक खास बात जो कहा गया, पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलिता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए। अर्थात समाज को अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना होगा। महिला भागीदारी में सरकार, प्रशासन के साथ निजी क्षेत्र एवं गैर सरकारी संगठन, सिविल सोसाइटी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस परिप्रेक्ष्य में हम देश के कुछ केस स्टडी देख सकते हैं। केस स्टडी 1, हरियाणा सरकार द्वारा स्टील सेक्टर में जिंदल स्टील की मदद से महिला सहभागिता बढ़ाने पर उनके सशक्तिकरण करने का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। केस स्टडी 2, देखिए महाराष्ट्र में गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी ने घर घर जाकर महिलाओं को मोबिलाइज किया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम तक प्रशिक्षण ले। इसके परिणाम स्वरूप कम पढ़ी लिखी महिलाओं की आर्थिक सहभागिता तेजी से बढ़ी। इन अनोखे उदाहरणों को रोल मॉडल बनाकर पूरे देश में प्रचारित किया जाना चाहिए। प्रचार प्रसार में सोशल मीडिया की अहम भूमिका हो सकती है। साथ ही उपरोक्त सभी प्रयासों को प्रतिस्पर्धी बनाने के जिलावार महिला सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में रैंकिंग प्रदान की जाए, जिससे प्रत्येक जिला अपनी स्थिति का मूल्यांकन कर और उसे सुधारने का प्रयास प्रतिस्पर्धी तरीके से करे। वास्तव में एक पंख से उड़ना किसी भी पक्षी के मुश्किल होगा। देश के दोनों पंख स्त्री एवं पुरुष की बराबर सहभागिता के माध्यम से भारतवर्ष रूपी पक्षी विश्व रूपी आकाश में ऊंची उड़ान भर सकेगा और इस पथ पर अग्रसरित होकर हम जल्द ही विकासशील से आगे बढ़ते हुए विकसित भारत की कामना को साकार कर सकेंगे। और इस पथ पर अग्रसरित होकर हम जल्द ही विकासशील से आगे बढ़ते हुए विकसित भारत की कामना को साकार कर सकेंगे। अब देखिए महिलाओं की स्वतंत्रता कहाँ तक, यहाँ जो कहा गया महिलाओं की स्वतंत्रता कहाँ तक, देखिए महिलाओं की स्वतंत्रता कहाँ तक। तो उत्तर प्रदेश के विधायक द्वारा एक किसान को कुछ ऋण दिया गया, वह किसान ऋण नहीं चुका पाया। ऐसे में विधायक द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। प्रताड़ना से बचने के लिए किसान द्वारा धन के बदले अन्य धन विधायक को दिया। वह धन था उस किसान के अनाथ भतीजी। जब विधायक उस धन से खेल रहे थे तब वह गरीब किसान बंद कमरे से बाहर मुँह दर्शक बना खड़ा था। यह घटना कई प्रश्न खड़े करती है। यह घटना आपको कई प्रश्न खड़े करती है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण यह घटना हमारे तंत्र, समाज एवं सोच पर प्रश्न लगाती है। यह पुनः प्रश्न उठाती है कि महिलाओं की स्वतंत्रता कहाँ तक। इस प्रकार यह हमारी सामाजिक मानसिकता को प्रदर्शित करती है। यह घटना हमें मजबूर करती है कि इस बात का परीक्षण हो कि महिलाओं की स्वतंत्रता कहाँ तक। इस प्रश्न के परीक्षण देखिए यहाँ पर क्या, इस प्रश्न के परीक्षण के लिए हमें विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी, उनकी भूमिका, योगदान एवं उनकी स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक है। महिलाओं की भूमिका का परीक्षण अत्यंत छोटे स्तर से करना आवश्यक है। बचपन से महिलाओं को विशिष्ट आचरण का रूप ढालने का प्रयास होता है। धीरे बोलना, धीरे हंसना, अनजानों से दूर रहना, बाहर खेलने नहीं जाना, जैसे अनेक सूक्ष्म स्तर पर महिलाओं को मानसिक रूप से स्वतंत्र होने से रोका जाता है। यह सत्य है कि कुछ कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से, परंतु असुरक्षा की भावना भी तो हम एक सामाजिक इकाई के रूप में व्यक्त करते हैं।
यहाँ देखिए इसके साथ ही देखिए यहाँ पर क्या इसके साथ ही घर के लड़कों को इसके साथ ही घर के लड़कों को लड़कियों की तरह नहीं रोना कर प्रशिक्षित किया जाता है। ये अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर स्वतंत्रता का दमन का प्रयास है, जहाँ महिलाओं को मानसिक रूप से गुलामी के तैयार किया जाता है। बचपन के पश्चात जब महिला विद्यालय विवाह की और महिला विद्यालय विवाह की ओर अग्रसर होती है तो पहनावे की स्वतंत्रता को सीमित किया जाता है। महिलाओं के पहनावे से उसके चरित्र की व्याख्या की जाती है। भूमंडीकरण इस युग में जहाँ संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है, महिलाएं भी आधुनिकीकरण की ओर बढ़ना चाहती है। वहाँ भी देखिए वहाँ पर इस प्रकार की मानसिक स्वतंत्रता का अभाव महिलाओं को समाज की दासता का फिर परिचय कराता है। वहाँ पर इस प्रकार की मानसिक स्वतंत्रता का अभाव महिलाओं की समाज की दासता का फिर परिचय कराता है। पर्दा प्रथा इसका उदाहरण है। पहनावे को लेकर विभिन्न धर्मों खाद्य पंचायत एवं सामाजिक मानदंडों ने महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित किया है। जब महिला शरीर एवं वायु अनुरूप परिपक्व हो जाती है आयु अनुरूप परिपक्व हो जाती है, तब भी निर्णय निर्माण की स्वतंत्रता उसे नहीं मिलती है। तब भी उसे निर्णय निर्माण की स्वतंत्रता उसे नहीं होती है। 72वें संविधान संशोधन ने महिलाओं को पंचायतों में 33% आरक्षण दिया, परंतु सरपंच पति की अवधारणा महिलाओं के निर्णय निर्माण की भागीदारी को स्पष्ट करती है। इसके पश्चात पारिवारिक मामलों में आर्थिक मामलों में उसकी भूमिका या तो गौण होती या नगण्य होती। इस प्रकार जीवन के पूर्ण काल में महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास किया जाता है। जीवन काल में भी महिलाओं को महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कम स्वतंत्रता प्राप्त है। उच्च प्रशासनिक पदों पर 14% लगभग महिलाओं की भूमिका है। निजी क्षेत्र जो उदारीकरण का प्रतीक है में महिलाओं को उच्च पदों पर भागीदारी 20% से अधिक नहीं है। इसके साथ शिक्षा स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महिलाओं को पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि एक लड़का और लड़की बीमार है तो लड़के को अस्पताल ले जाना अनिवार्य होता है। ऐसी ही स्थिति शिक्षा की है। कुल मिलाकर पारिवारिक पालन पोषण सामाजिक विषमता एवं दबाव तथा गलत मानसिकता एवं ऐतिहासिक शोषण कारण महिला स्वतंत्रता वास्तविक रूप में अत्यंत न्यून स्तर पर है। यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या महिलाएं बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। संवैधानिक एवं विधिक रूप से संविधान प्रस्तावना मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, परंतु वास्तविकता में अत्यंत दूर है। भूमंडीकरण शिक्षा में वृद्धि एवं मानव अधिकारों के प्रति सजगता ने महिला आंदोलन बढ़ाया है। सनी सिंगापुर, हाजी अली दरगाह आदि पवित्र स्थानों पर महिलाओं के प्रवेश के लिए आंदोलन इसका उदाहरण है। आज से 20 वर्ष पूर्व इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। साक्षी मलिक ओलंपिक में कांस्य पदक, पीवी सिंधु रजत पदक, दीपा मलिक पैरा ओलंपिक में पहली भारतीय महिला स्वर्ण पदक, सानिया मिर्जा जैसी विभूतियों ने खेल क्षेत्र में कुछ सीमा तक परिवर्तन का प्रयास किया है। इसी प्रकार चंदा कोचर, इंदिरा नूई, अरुंधति भट्टाचार्य ने आर्थिक जगत में नई ऊंचाइयों को छुआ है। अंतरिक्ष क्षेत्र में कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ने प्रेरित किया। कुल मिलाकर बदलाव की लहर बढ़ने लगी है, परंतु वास्तविक जमीनी स्तर पर उसे पहुंचाने के 2 स्तरों पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए बाह्य बल सरकार द्वारा सरकारी योजना। बाह्य बल सरकार द्वारा सरकारी योजना, आंतरिक बल महिला एवं समाज द्वारा जागरूकता एवं शिक्षा। देखिए यहाँ पर क्या बाह्य बलों जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, कस्तूरबा योजना। देखिए राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, कस्तूरबा बालिका विद्यालय, मिड डे मील, शौचालय निर्माण, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला योजना आदि कुल सीमा तक परिवर्तन ला सकते हैं। कुछ सीमा तक परिवर्तन ला सकते हैं। देखिए निष्कर्ष स्वरूप यह कहना ठीक होगा कि 21वीं शताब्दी की भोर में हमें इस समय 21वीं शताब्दी की भोर में हमें इस समय के ही सामाजिक परिवेश एवं कानून की रचना करनी होगी, तभी महिलाओं को सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता मिल पाएगी। इस हेतु सरकार के साथ साथ आम जन को भी सक्रिय भागीदारी अदा करनी होगी। इसके साथ साथ व्यापक एवं तीव्र परिवर्तन के लिए महिलाओं में स्वयं आत्मविश्वास जगाना होगा। बैतूल जिले की महिला द्वारा ससुराल में शौचालय न होने पर विवाह। बैतूल जिले की महिला द्वारा देखिए बैतूल जिले की महिला द्वारा ससुराल में शौचालय न होने पर विवाह करने से इनकार करना, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में दहेज मांगने पर महिला द्वारा विवाह से इनकार करना इस और एक महत्वपूर्ण कदम है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, हाँ देखिए यहाँ पर क्या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिला सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बाधा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिला सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बाधा आपको यहाँ पर है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिला सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बाधा। अब देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें कहा गया
देखिए, जब भी जेंडर न्याय एवं महिलाओं के शोषण का मुद्दा सामने आता है तो निम्न पंक्तियाँ बड़ी यथार्थ प्रतीत होने लगती है और समाधान की राह भी खोजती है। तू हकीकत भी है, एक दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है, एक जवानी ही नहीं, लड़खड़ाएगी कहाँ तक। एक देखिए, तू हकीकत भी है, एक दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है, एक जवानी ही नहीं, लड़खड़ाएगी कहाँ तक। संभलना है तुझे, रूत बदल डाल अगर फलना फूलना है तुझे। तू हकीकत भी है, देखिए यहाँ पर तू हकीकत भी है, एक दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है, एक जवानी ही नहीं, लड़खड़ाएगी कहाँ तक। संभलना है तुझे, रूत बदल डाल अगर फलना फूलना है तुझे। ये पंक्तियाँ आज के परिवेश पर सटीक बैठती है। देखिए ये पंक्तियाँ आज के परिवेश पर सटीक बैठती है, जहाँ महिला एक और तो शिखर को छू रही है, चाहे वह क्षेत्र राजनीति का हो या खेल का। पर वहीं दूसरी ओर कार्यस्थल पर यौन शोषण विशाखावाद जैसे मामलों का सामने आना, राष्ट्राध्यक्षों, न्यायाधीशों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों पर यौन शोषण का आरोप लगाना चिंता का विषय है। साथ ही महिलाओं द्वारा अपनी योग्यता से पाई बढ़त एवं विकास को पीछे धकेलने के समान है, जो MDG SDG लैंगिक न्याय जैसे पहलुओं को खोखला बनाता प्रतीत होता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उग्र नारीवादी विचारकों की सिस्टरहुड की कल्पना भी सही प्रतीत होने लगती है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा न होना प्रतीकात्मक मानसिकता है, जो बदलना पहाड़ तोड़ने के समान है। देखिए, हालांकि आरोप प्रत्यारोप से पूर्व विषय की विस्तृत एवं गहन जांच महत्वपूर्ण है। देखिए जिसमें निम्न प्रश्न उल्लेखनीय है। यौन शोषण। देखिए, यौन शोषण की परिभाषा, यौन शोषण की क्या परिभाषा हो, यौन शोषण ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, लैंगिक, धार्मिक, मानवीय, अंतर्राष्ट्रीय आदि कारणों एवं आयाम क्या है। फिर यह भी महत्वपूर्ण है कि कार्यस्थल पर यौन शोषण सबसे बड़ा कारण है या कोई और कारण भी है, जिसके लिए कार्यस्थल को परिभाषित करना महत्वपूर्ण है। फिर समाधान की ओर बढ़ते हुए समावेशी एवं न्यायपूर्ण ग्रह की कल्पना के उपायों को जानना होगा। यदि ऐतिहासिक संदर्भों की बात की जाए तो वैदिक काल के बाद महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखी गई। यदि ऐतिहासिक संदर्भों की बात की जाए तो वैदिक काल के बाद महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखी गई। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते तत्र देवता की अवधारणा धूमिल होती गई एवं भूमि के साथ महिला भी संपत्ति एवं भोग की वस्तु बन गई। देखिए, जिसे मध्यकाल में भक्ति सूफी संतों एवं आधुनिक काल में राजा राममोहन राय सरीखे सुधारकों ने चुनौती दी। यदि अंतर्राष्ट्रीय इतिहास को टटोला जाए तो वहाँ भी ऐसा क्रम दिखता है, जिसे कुछ तथाकथित योद्धाओं ने विकृत किया एवं महिलाओं को योग पुत्र पैदा करने वाला मशीन माना। अलके पर आज स्थिति बदल कर भी रुकी हुई लगती है, जिसमें एक और सशक्तिकरण एवं दूसरी ओर शोषण स्पष्ट है। यौन शोषण की परिभाषा देखी जाए तो इसमें यौन प्रताड़ना, गलत इशारे करना। यौन शोषण की परिभाषा देखी जाए तो इसमें यौन प्रताड़ना, गलत इशारे करना, पीछा करना, ताड़ना, यौन अंगों का प्रदर्शन करना, अभद्र टिप्पणियां करना आदि शामिल है, जिसे रोकने के लिए विशाखावाद एवं महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए कानून भी लाया गया। देखिए, यहाँ पर क्या यौन शोषण की परिभाषा देखी जाए तो इसमें यौन प्रताड़ना, गलत इशारे करना, यौन शोषण की परिभाषा देखी जाए तो इसमें यौन प्रताड़ना, गलत इशारे करना, पीछा करना, ताड़ना, यौन अंगों का प्रदर्शन करना, अभद्र टिप्पणियां करना शामिल है, जिसे रोकने के विशाखावाद एवं महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए कानून भी लाया गया। यदि कारणों की खोज की जाए, देखिए यदि कारणों की खोज की जाए तो यह मानव के अंदर ही किए हैं। यदि कारणों की खोज की जाए तो यह मानव के अंदर ही किए हैं, जहां पुरुषों की पुरुषसत्तात्मक मानसिकता हावी हो जाती है। महिलाओं को स्वयं से आगे जाते हुए ना देख पाने की भूल एवं उपभोग की वस्तु मानना सबसे बड़ा कारण है, जिसे संसद में सांसदों के द्वारा अभद्र टिप्पणी करने, कॉमेडियन द्वारा यौन मजाक बनाने, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी करने के रूप में देखा जा सकता है, जिसे आज के तथाकथित धर्म में भी देखा जा सकता है, जो एक और तो महिलाओं को देवी की संज्ञा देते हैं। वहीं दूसरी ओर अपवित्र मानने के साथ यौन शोषण का शिकार भी बनाते हैं, जिसे तमिलनाडु का हाल के केस में देखा जा सकता है। उल्लेखनीय कुछ विचारक यौन शोषण के मुद्दे को शहरों का मुद्दा मानते हैं और महिला सशक्तिकरण सबसे बड़ी बाधा नहीं मानते। उनके अनुसार ग्रामीण परिवेश में महिलाएं अभी तक शिक्षा, स्वास्थ्य, 2 वक्त के भोजन, घरेलू हिंसा से लड़ने के लिए जद्दोजहद कर रही है। उन्हें तो यौन शोषण का मुद्दा भी नहीं पता, क्योंकि वे इसे अपनी किस्मत मान बैठे
बैठी है। हालांकि उपरोक्त कथन में सत्यता और संकीर्णता को भी दिखाता है। हालांकि उपरोक्त कथन में सत्यता पर संकीर्णता को भी दिखाता है, क्योंकि यदि कार्यस्थल की व्यापकता के साथ परिभाषित किया जाए तो सचमुच में यह सबसे बड़ी बाधा लगती है एवं संविधान द्वारा प्रदत्त गरिमामय जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के विरुद्ध नजर आती है। जैसे ग्रामीण महिलाओं के लिए खेत कार्यस्थल है, पशुपालन करने वाली महिलाओं के लिए घर, ईंट भट्टे पर जाने वाली महिलाओं के लिए विनिर्माण इकाइयाँ, शहरी महिलाओं के ऑफिस। इन सभी जगह सुरक्षा प्रदान करना जरूरी है, क्योंकि यौन शोषण महज शारीरिक प्रताड़ना से नहीं जुड़ा है, क्योंकि यौन शोषण महज शारीरिक प्रताड़ना से नहीं जुड़ा है। यह मानसिक एवं भावनात्मक अथवा व्यक्तित्व को झकझोरने के समान है, जो हर पर असुरक्षा के भाव को जहन में बिठा देते हैं। जिससे कार्यस्थल हो या निजी क्षेत्र, योग्यता एवं कुशलता कम होने के साथ घुटन भरी जिंदगी का एहसास होता है, जिसे पिंक जैसी फिल्म में दर्शाया गया है। इससे महिला सशक्तिकरण के साथ जेंडर न्याय के लिए जरूरी है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो तथा विशाखा यहाँ देखिए विशाखा केस एवं कानूनी प्रावधानों को सख्ती से लागू करना एवं दोषी पाए जाने पर उदाहरणीय सजा देना महत्वपूर्ण है। पर यह समाधान स्तरीय है। दीर्घकालीन समाधान के लिए मानवीय एवं सामाजिक पहलुओं को देखना होगा, जिसमें गुणकारी एवं नैतिक शिक्षा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को बदलते परिदृश्य में व्यक्ति को बदलते परिवेश में अपनी सोच परिवर्तित करने की जरूरत है, जिसमें कुछ पुरुषों को अपनी सत्तात्मक सोच बदलने एवं सम्मान देने के भाव को जगाना होगा। कुछ पुरुषों को अपनी सत्तात्मक सोच बदलने एवं सम्मान देने के भाव को जगाना होगा। जहाँ 21वीं सदी के कई नौजवान उदाहरण एवं प्रेरक बन सकते हैं, क्योंकि सत्तात्मक सत्ता को तोड़ने में पुरुषों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, जिसे उदार नारीवादी वॉलस्ट्रीट क्राफ्ट ने भी स्वीकारा है। समाज को विवेकानंद की बात याद रखनी होगी। जिस प्रकार पंछी एक पर से नहीं उड़ सकता, मतलब एक पंखे से नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार समाज एवं सभ्यता का विकास आधी आबादी द्वारा नहीं हो सकता। उसी तरह देखिए फिर सामुदायिक स्तर पर समाज को ऐसे लोगों की निंदा करनी होगी एवं रियल मैन बनते हुए यौन शोषण एवं किसी भी तरह के भेदभाव को रोकना होगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून, शिक्षा, नियमावली बनाकर जेंडर न्याय को प्रेरित करना होगा, जिसमें महिलाओं की स्वयं की भूमिका असंदिग्ध, उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार एवं सशक्त होना होगा एवं प्रत्येक संकट को सबला की तरह हल करना होगा। जिन्होंने गलत को कभी नहीं स्वीकारा, साथ ही सौम्यता बनाए रखते हुए समाज को मानवीय सद्गुण सिखाने, पर्यावरण संरक्षण एवं सभ्यता विकास को राह देनी होगी। तभी इंदिरा गांधी, इंदिरा नूई, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, हिलेरी क्लिंटन जैसी हस्तियां सामने आ सकेगी, जो न केवल महिलाओं अपितु पूरे समाज के परिणामस्वरूप बनकर उभरी है। किंतु उपरोक्त महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं का आना तभी संभव है जब कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान हो। देखिए जिसकी राह में लाखों रोड़ों के साथ उम्मीद की एक बयार देखी जा सकती है, जिसका प्रतिनिधित्व आज की मीडिया भी कर रही है। तो आज तू सबला है, अबला नहीं के नारे दिखती है, तो तू आज सबला है, अबला नहीं के नारे देती दिखती है। जरूरत है तो आज सभी को मानवीय मूल्यों को अपनाने एवं सारी समस्या को साझे तरीके से हल करने की। किसी ने ठीक ही कहा कि हर अंधेरी सड़क की तरह यह सड़क भी भोर को जाती है। हर अंधेरी सड़क की तरह यह सड़क भी भोर को जाती है। फिर आप आगे हम देखिए कहा गया क्या वैश्वीकरण का दौर समाप्त हो चुका है। इसमें आपको है देखिए यहाँ पर आपको क्या वैश्वीकरण का दौर समाप्त हो चुका है। वैश्वीकरण विभिन्न स्थानों की स्थानीय विशेषताओं के सम्मिश्रण से एक वैश्विक समाज, अर्थशास्त्र, संस्कृति एवं शासन व्यवस्था की ओर एक गत्यात्मक दृष्टि है। यह स्थानीय विविधताओं को समाप्त नहीं करती, अपितु उनको एक व्यवस्था में बांधकर विश्व को एक इकाई के रूप में देखती है। हाल ही में ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय यूनियन के त्याग, संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनियुक्त संरक्षणवादी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पार प्रशांत समझौता ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से बाहर आने के बाद यह बहस काफ़ी तेज हो गई है कि वैश्वीकरण समाप्त हो रहा है, कम से कम उस रूप में जैसे कि हम इसे जानते हैं। दूसरे शब्दों में वैश्वीकरण अपने वर्तमान स्वरूप में समाप्त हो चुका है। इस आलेख में हम वैश्वीकरण की पृष्ठभूमि, उसके वर्तमान स्वरूप, इस तमाम स्वरूप की समाप्ति के दावे का विश्लेषण, उसके कारण तथा अंततः नए वैश्वीकरण के स्वरूप तथा संरचना का समालोचनात्मक अध्ययन करेंगे। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा रहा है। देखिए आहे निज परो वेति गणना लघु चेतसाम, आहे निज परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार
उदार चरित्र नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। ये अपना प्राय आदि गणना छोटे हृदय वाले व्यक्ति करते हैं। उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरा विश्व पूरी वसुधा ही कुटुंब या परिवार है। फिर आगे देखिए क्या आगे इसमें ये कहा गया कि समकालीन पश्चिमी सभ्यता में इसकी अवधारणा यातायात के नए साधनों एवं मार्गों की खोज है। औद्योगिक राष्ट्रों का सस्ते मूल्य में कच्चे माल की आवश्यकता तथा उत्पादों को बेचने हेतु निर्बाध बाजार पहुँच की आवश्यकता एवं विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, नस्लों के लोगों का परस्पर अधिकारिक संपर्क आदि कारण उभर कर आई है। अपने वर्तमान स्वरूप में यह अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। राजनीतिक रूप से सक्षमवादी सरकारों का उदय, यथा कि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की टेरेसा मे तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्रों द्वारा संरचनात्मक नीतियों का अनुपालन, यथा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आदि द्वारा वीजा नियमों में अत्यधिक दृढ़ता, अमेरिका द्वारा आउटसोर्सिंग के विषय में सख्त कानून बनाना आदि। फिर इसके अतिरिक्त आतंकवाद, कट्टरवाद, नक्सलवाद तथा चरम राष्ट्रवाद का उदय भी वैश्वीकरण का अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लगा रहा है। 1970 में ईरानी क्रांति के पश्चात धीरे धीरे विज्ञानोत्तर युग का जन्म हुआ। अपनी पुरानी स्थानीय परंपराओं, धर्मों तथा संस्कृतियों के प्रति रुझान बढ़ता गया। विज्ञान के नियम सार्वभौमिक होते हैं, दूसरी ओर संस्कृतियाँ स्थानीय होती है। अतः विज्ञानोत्तर युग यह सोच कि विज्ञान हर समस्या का समाधान नहीं है ने वैश्वीकरण को काफ़ी कमजोर किया है। पश्चिम एशिया में इस्लामी कट्टरवाद, श्रीलंका एवं म्यांमार में नस्ल आधारित उत्पीड़न, भारत में बढ़ती असहिष्णुता, उत्तर कोरिया का चरम राष्ट्रवाद आदि इसको ज्वलंत उदाहरण है। नैतिक एवं विचारात्मक दृष्टिकोण से मार्क्सवाद तथा समाजवाद के पतन कारण वैश्वीकरण को नुकसान हुआ। मार्क्सवाद अपनी अवधारणा में ही राष्ट्र एवं धर्मों की सीमाओं को नकारता था। मार्क्स ने कहा कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। इस बात में संदेह नहीं कि मार्क्सवाद तथा समाजवाद के कमजोर होने से सक्षणवादी कट्टर राजनीतिक दल मजबूत हुए हैं। अब यहाँ पर क्या प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों वैश्वीकरण अपने वर्तमान रूप में समाप्त होता जा रहा है। इसके कई कारण। प्रथम तो वैश्वीकरण अपने वर्तमान रूप में सच्चा वैश्वीकरण था ही नहीं। नाइजीरिया के कितने भोजन हम जानते हैं। मलेशिया मूल निवासियों के कितने त्यौहार हम मनाते हैं। जापान के परंपरागत परिधान रोजमर्रा के जीवन में कितने भारतीय पहनते हैं। वस्तुतः यह मूल रूप से पश्चिमी यूरोप तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जीवनशैली पर आधारित था, जिसमें कुछ स्थानीय तत्वों को शामिल किया गया था। स्पष्ट है विज्ञानता युग धार्मिक पुनर्जागरण। तब एशियाई अर्थव्यवस्था के उत्थान के बाद पश्चिम का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक प्रभुत्व टूटने लगा। स्पष्ट है वैश्वीकरण के वर्तमान स्वरूप में समाप्ति के पीछे बदलता वैश्विक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संतुलन है। उदाहरण एक और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बहुराष्ट्रीय समझौते से हट रहा है। दूसरी ओर चीन, भारत, दक्षिणी कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा 10 आसियान देशों का क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक सहयोग अभी समय RCEP अंतिम दौर की चर्चाओं में है। ब्रिटेन, देखिए यहाँ पर क्या है कि ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से हट रहा है। तब पूर्व अफ्रीकी देश केन्या, तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और यूथोपिया तथा दक्षिणी सूडान ने पूर्वी अफ्रीकी संघ की स्थापना की। 8 वर्षों में इसको एकल बाजार के रूप में रूपांतरित किया जाएगा। चीन का बेल्ट एंड रोड एवं भारत का मसाला मार्ग एवं कपास मार्ग पूरे यूरेशिया तथा प्रशांत हिंद महासागर अभूतपूर्व संचार का माध्यम बनेंगे। फिर दूसरे वैश्वीकरण जैसा कि हम जानते थे, एक ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम दृष्टि थी, यह समाप्त हो रही है एवं नीचे से ऊपर क्रमशः वैश्वीकरण की प्रक्रिया संपोषित हो रही है। उदाहरण स्वरूप विश्व व्यापार संगठन WTO एवं उससे पहले GATT नामक वैश्विक संस्था विश्व निर्बाध व्यापार के लिए व्यापक सर्वमान्य समझौते का प्रयास करती रही है। 8 अंतिम दौरे उरुग्वे दौरे की बातचीत के बावजूद ठोस समाधान नहीं निकल पाए। दूसरी ओर नीचे से ऊपर बॉटम अप दृष्टिकोण आधारित पूर्वी एशियाई देशों का संगठन आसियान अब RCEP के रूप में दक्षिण पूर्व एवं पूर्व एशिया के एकीकरण की दिशा में बढ़ चुका है। तीसरे वैश्वीकरण उपभोक्तावाद को बढ़ावा देता है। बढ़ती पर्यावरणीय संवेदनशीलता तथा संसाधनों की दुर्लभता के कारण इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। पर्यावरण अर्थशास्त्री गुंटर पाली की किताब न्यू ब्लू इकोनॉमी 10 वर्ष 100 नवाचार तथा 100 मिलियन नौकरियां स्थानीय संसाधनों के आधार पर स्थानीय विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए स्थानीय पर्यावरण, संस्कृति एवं जरूरत के अनुरूप आर्थिक उत्पादन का सुझाव देती है। स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल, स्थानीय पर्यावरण के प्रति
स्थानीय पर्यावरण के प्रति अनुकूल ही संसाधनों की कमी तथा पर्यावरण हानि का मुकाबला कर सकता है। चौथा विकसित देशों तथा विकासशील देशों के मध्य बढ़ते विवाद जो कि विश्व व्यापार संगठन की वार्ताओं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण अधिनियम UNFCCC की बैठकों क्योटो प्रोटोकॉल जो कि विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारियों पर आधारित थी आदि के विवाद ने वैश्वीकरण की राह को कठिन किया। अंतः विकसित देशों ने वैश्वीकरण के प्रति एक पक्षीय रुख विकसित देशों के वैश्वीकरण के प्रति एक पक्षीय रुख ने वैश्वीकरण के खोखलेपन को उभार दिया। उदाहरणतः जब तक अमेरिकी उत्पाद एशिया में बिकते थे वैश्वीकरण विश्व का विकास कर रहा था, और जब एशियाई उत्पाद अमेरिका में बिकने लगे यह खराब हो गया। यहाँ तक विकसित देशों द्वारा प्राकृतिक संसाधन पर कब्जा करने हेतु विकासशील देशों में कट्टरवादी रूढ़िवादी शक्तियों को बढ़ावा दिया गया, जिसका विकृतम रूप पश्चिमी एशिया में आज वहीं आतंकवादी शक्तियाँ वैश्वीकरण पर सबसे बड़ा खतरा है। तथापि यह सोचना कि वैश्वीकरण पूर्णतः समाप्त हो रहा है या प्रत्येक आयाम में ह्रास को प्राप्त हो रहा है अनुचित है। कम से कम कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें यह लगातार वृद्धि को प्राप्त कर रहा है। विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में विभिन्न सरकारों, विश्वविद्यालय एवं उद्योगों के मध्य सहयोग एवं सहभागिता बढ़ रही है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो, नासा तथा यूरोपीय स्पेस एजेंसी के मध्य व्यापक सहयोग, कृषि अनुसंधान में भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात के मध्य सहयोग, आर्कटिक तथा अंटार्कटिक शोध में अनेक देशों की सहभागिता इसके कुछ उदाहरण हैं। अब देखिए व्यक्ति संबंध पर्सन टू पर्सन कनेक्ट। देखिए यहाँ पर क्या व्यक्ति संबंध पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। देखिए व्यक्ति संबंध पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट के क्षेत्र में इंटरनेट, सोशल मीडिया नेटवर्क, व्यक्ति संबंध पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट के क्षेत्र में इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वातावरण, विश्वविद्यालयों में परस्पर छात्रों की अदला-बदली आदि कारण व्यक्तिगत स्तर पर वैश्वीकरण लगातार बढ़ रहा है। यह सही है कि सोशल नेटवर्किंग कुछ रूढ़िवादी विचार फैला रही है, परंतु कुल मिलाकर व्यक्ति बाह्य विश्व के बारे में अधिक जानकर अधिक जुड़ा हुआ होता जा रहा है। कला, संस्कृति एवं साहित्य के क्षेत्र में स्थानीय कलाओं आदि का वैश्विक मंच पर अधिकाधिक समावेशन हो रहा है। भारत में हॉलीवुड एवं अन्य विदेशी तथा चीन के चलचित्रों का एवं विदेशों में बॉलीवुड चलचित्रों का व्यवसाय लगातार बढ़ रहा है। पंडित रविशंकर की पुत्री अनुष्का शंकर के संगीत एल्बमों में भारतीय, अरबी तथा यूरोपीय संगीत के सुंदर मिश्रण से एक वैश्विक संगीत की झलक दिखती है। लेकिन निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि एक अमूर्त विचारधारा के रूप में वैश्वीकरण चिरस्थायी आदर्श है। यद्यपि एक मूर्त रूप में बदलती वैश्विक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यावरणीय सच्चाई के अनुरूप यह परिवर्तित भी हो रही है। यह वैश्वीकरण का अंत ना होकर सतत रूपांतरण है, जो कि किसी भी व्यवहारिक संकल्पना की गत्यात्मक एवं लोचशीलता की निशानी है। फिर आपको आगे देखिए यहाँ पर क्या फिल्मों को सेंसर करना कला की अभिव्यक्ति में बाधक है। क्या फिल्मों को सेंसर करना कला की अभिव्यक्ति में बाधक है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात कहा गया, क्या फिल्मों को सेंसर करना कला की अभिव्यक्ति में बाधक है। क्या फिल्मों को सेंसर करना कला की अभिव्यक्ति में बाधक है। देखिए कला एक अमूर्त शब्द है जिसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं। निश्चित स्वरूप नहीं। कहीं संगीत के रूप में तो कहीं लेखन के रूप में, कभी चित्रों के रूप में तो कभी चलचित्र और सिनेमा के रूप में कला ने स्वयं को अभिव्यक्त किया है। ग्रीक परंपरा में कहावत है, कला सत्य की अभिव्यक्ति का माध्यम है। स्पष्ट किसी कलाकार की अनुभूति सत्य का अन्वेषण कर जिन भाव को चुनती है वही उसकी कला के रूप में अभिव्यक्त होता है। किंतु समाज एक पक्षीय नहीं है। अभिव्यक्त हुआ कोई भी तथ्य किसी अन्य पर अश्व में कुछ न कुछ प्रभाव डालती है और इसी क्षण से व्यक्ति पर समाज का नियंत्रण प्रारंभ हो जाता है। अंग्रेजी की प्रसिद्ध कहावत इसकी स्पष्ट व्याख्या करते, तुम्हारी स्वतंत्रता वहाँ पर समाप्त होती है जहाँ से मेरी नाक प्रारंभ होती है। देखिए तुम्हारी स्वतंत्रता वहाँ पर समाप्त होती है जहाँ से मेरी नाक प्रारंभ होती है। देखिए अभिव्यक्ति का खुलापन है समाज पर पड़ने वाला प्रभाव। अभिव्यक्ति का खुलापन समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के मध्य वैचारिक द्वंद्व ही सेंसर की उत्पत्ति होती है। सेंसर की उत्पत्ति करता है। फिल्म सदा से ही मनोरंजन का सर्वोत्कृष्ट साधन रही है। मानव इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस तीव्रता के साथ फिल्मों ने समाज में अपनी पैठ बनाई है शायद ही किसी अन्य ने बनाई हो। स्पष्ट अपने व्यापक प्रभाव कारण फिल्मों की कोई भी दृश्य श्रृंखला दर्शक वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित करती है। देखिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस व्याख्या को उचित मानकर फिल्मों के सेंसर बोर्ड इस संस्था को उचित बताया। यही कारण है कि भारत में केवल फिल्मों पर सेंसर आदि प्रावधान है, वह धारावाहिक समाचार पत्रों पर नहीं।
सेंसर इन फिल्मों के द्वंद्व के विषय पर चर्चा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में से पूर्व भारतीय समाज के व्यवहार को समझना आवश्यक है। भारत विभिन्न धर्मों, पंथ एवं संस्कृति से निर्मित हुआ समाज है। इस कारण प्रारंभ से यहाँ उन फिल्मों को सहर्ष स्वीकृति मिली जो स्वस्थ एवं समन्वयकारी मनोरंजन को प्रश्रय दे, न कि व्यर्थ विवादों को। कृषक एवं ग्रामीण समुदाय के लिए जब उनके सरल एवं सहज जीवन को दर्शाती राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्में आई तो लोगों ने उनमें अपने जीवन को पाया और इन्हीं सफलताओं ने हैप्पी एंडिंग का कॉन्सेप्ट फिल्म निर्माताओं के साथ साथ भारतीय दर्शक वर्ग के मन मस्तिष्क में बैठा दिया। किंतु समाज में जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, वास्तविकता भी उसी अनुरूप बदलने लगी और इन वास्तविकताओं से प्रेरित होकर फिल्म निर्माताओं ने भी वह विषय चुनने पर प्रारंभ कर दिए जो यथार्थ के करीब हो। नई कहानी नया उपन्यास के रूप में नायक तत्व का खलनायकात्मक में जो विलय साहित्य में कब का स्वीकृति पा चुका है, अब वह फिल्मों में भी स्थान लेने लगा। परिवर्तन के इस दौर ने फिल्मकारों की नई पीढ़ी को जन्म दिया। अब तक जो विचार समानांतर सिनेमा के रूप में धीमे धीमे परंपरा था, उसने मुख्य धारा सिनेमा में भी स्थान बना लिया। किंतु हर परिवर्तन की तरह इसे सहज स्वीकृति नहीं मिली। समाज पर इस वास्तविकता को दर्शाने से पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा के सेंसर शब्द अस्तित्व में आया और हर उस दृश्य पर कैसी चलाई जाने लगी जो समाज हित में अनुचित प्रतीत हो। देखिए, वस्तुतः इस विवाद में दो मतों के इर्द गिर्द मत विभाजन होता है। पहला तर्क है कि समाज में जो वास्तव में हो रहा है वह समाज से ही तो उपजा है, अतः उससे अभिव्यक्त करना यथार्थ के निकट होना है। जबकि दूसरा तर्क है कि सच के कड़वे रूप को दिखाना अनुचित है, अतः फिल्मों के यथार्थ का दर्शन कराने वाले माध्यम की अपेक्षा केवल मनोरंजन के माध्यम तक ही सीमित रखना चाहिए। वस्तुतः कला का उद्देश्य दर्शक को वास्तविकता से रूबरू करा कर उसे आत्म अन्वेषण करने का अवसर प्रदान करना, ताकि वह केवल यथार्थ से आंखें मूंद कर आगे ना बढ़ता रहे, अपितु उसे दो चार होकर उससे बेहतर बनाने का प्रयत्न करे। देखिए, इस उद्देश्य के साथ यदि कला का व्यक्ति हो तो निश्चित रूप से गुणाधर्क सिद्ध होगी। अतः मूल तत्व फिल्म निर्माता के उद्देश्य में छिपा हुआ है। यदि फिल्म निर्माण का उद्देश्य समाज में फैली विषमताओं या अत्याचार को दिखाकर लोगों को उससे अवगत कराना हो ताकि इस विषय में संवेदना का जन्म ही तो निश्चित रूप में ऐसी अभिव्यक्ति सर्व स्वीकार्य होगी। किंतु यदि उद्देश्य और अनैतिक दृश्यों को दिखाकर धन लाभ कमाना है तो इसे अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखना नितांत वर्जनीय है। देखिए, यहाँ उद्देश्य की वास्तविक पहचान हो सके इसलिए ही सेंसर बोर्ड जैसी संस्था का गठन हुआ ताकि निरक्षी विवेक के साथ दर्शकों को स्वस्थ एवं उद्देश्यपूर्ण मनोरंजन प्राप्त हो सके। यह कार्य निष्पक्ष रूप से संपादित हो इसके लिए आवश्यक है कि ऐसी निर्णयकारी संस्था में समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो ताकि वह उद्देश्यपरकता का सूक्ष्म अवलोकन कर सके। साथ ही इस विवाद को समाप्त करने का एक और बेहतरीन मार्ग प्रमाण पत्रों में वैविध्य लाना भी है। आवश्यकता अनुसार हर वर्ग के लिए जिस श्रेणी की फिल्म उचित हो उसे वैसा ही प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। इसके अतिरिक्त स्वयं फिल्म निर्माताओं को भी चाहिए कि पश्चिम का अंधानुकरण या केवल धन लिप्सा से ग्रस्त होकर ही फिल्म निर्माण न करे, अपितु वास्तविकता का प्रदर्शन भी ऐसा हो कि समाज हित से संलग्न दिखे। स्पष्ट समन्वय के साथ निर्मित निर्णयकारी संस्था एक सकारात्मक उद्देश्य के साथ फिल्म निर्माण परिपक्व दर्शक वर्ग ही सेंसर एवं अभिव्यक्ति के मध्य विवाद का वास्तविक समाधान है। फिर देखिए, व्यक्ति को कुचला जा सकता है, विचारों को नहीं। व्यक्ति को कुचला जा सकता है, विचारों को नहीं। देखिए, हम जो कुछ सोचते हैं वही बन जाते हैं। विचार ही व्यक्ति का निर्माण करता है। वही दुष्ट एवं महान का निर्धारक है। बिना विचारों के व्यक्ति का अस्तित्व नहीं। स्वामी विवेकानंद उपयुक्त विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उनके जीवन काल में थे। विवेकानंद भले ही आज सशरीर हमारे बीच न हो, किंतु उसके विचारों की महत्ता कायम है। अर्थात भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर भी अभौतिक विचार उतनी अधिक तीव्रता से रहते हैं।
देखिए आप अभौतिक विचार उतनी ही अधिक तीव्रता से रहते हैं या यहाँ पर रखते हैं, लिखा हुआ है, लेकिन रहते हैं। विचारों की यह अमरता किसी तानाशाह उतनी ही खतरनाक है जितनी किसी सुप्त सिंह की गुफा में रहना। यह उतना ही अनिश्चित है कि कब सोया हुआ शेर जागृत हो जाए, अर्थात जनता विचारों के माध्यम से कभी भी क्रांति को लाया जा सकता है, फिर चाहे वो फ्रांस में वर्साई के महल का विध्वंस हो अथवा भारत की स्वतंत्रता। व्यक्तियों को दबाने के पश्चात विचारों की तीव्रता में देखिए, व्यक्तियों को दबाने के पश्चात विचारों की तीव्रता ने जन सामान्य को जागृत सिंह में तब्दील कर दिया। अतः स्पष्ट है कि विचारों को दबाया नहीं जा सकता, बल्कि वे अधिक दबाव में परिपक्व होते हैं। प्राचीन यूनान में एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति रहते थे, किंतु उनके विचारों में वह मौलिकता, नयापन एवं जन जागृति की क्षमता थी कि लोग उनको अपने राजा से अधिक तरजीह देने लगे। राजकीय तानाशाही के विरुद्ध उनके विचारों के कारण उनको मृत्युदंड दिया गया। जहर से भरा प्याला पीने के पश्चात भी सुकरात अमर हो गए, अर्थात उनके विचार आज भी अपनी महत्ता रखते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए यहाँ पर कहा गया व्यक्ति को कुचा जा सकता है, विचारों को नहीं। हम जो ये बात अब यहाँ देखिए, ये तो हम जो कुछ सोचते हैं वही बन जाते हैं। विचार ही व्यक्ति का निर्माण करता है, वही दुष्ट एवं महान धारक है। बिना विचारों के व्यक्ति का अस्तित्व नहीं। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, स्वामी विवेकानंद के उपयुक्त विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उनके जीवन काल में थे। विवेकानंद भले ही आज सशरीर हमारे बीच ना हो, किंतु उनके विचारों की महत्ता कायम, अर्थात भौतिक शरीर को नष्ट हो जाने पर भी अभौतिक विचार उतनी अधिक तीव्रता से रखते हैं। विचारों की यह अमरता किसी भी तानाशाह उतनी ही खतरनाक है जितनी किसी सुप्त सिंह की गुफा में रहना। यह उतना ही अनिश्चित है कि कब सोया से जागृत हो जाए, अर्थात जनता में विचारों के माध्यम से कभी भी क्रांति को लाया जा सकता है, फिर चाहे वो फ्रांस में वर्साई के महल का विध्वंस हो अथवा भारत की स्वतंत्रता। व्यक्तियों को दबाने के पश्चात विचारों की तीव्रता ने जन सामान्य को जागृत सिंह में तब्दील कर दिया। अतः स्पष्ट है कि विचारों को दबाया नहीं जा सकता, बल्कि वे अधिक दबाव में परिपक्व होते हैं। प्राचीन यूनान में एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति रहते थे, किंतु उनके विचारों में वो मौलिकता, न्यायपन एवं जन जागृति की क्षमता थी कि लोग उनको अपने राजा से अधिक तरजीह देने लगे। राजकीय तानाशाही के विरुद्ध उनके विचारों का उनको मृत्युदंड दिया गया। जहर से भरा प्याला पीने के पश्चात भी सुकरात अमर हो गए, अर्थात उनके विचार आज भी अपनी महत्ता रखते हैं। देखिए, चूँकि विचार व्यक्ति की अंत प्रज्ञा होती है और अंत प्रज्ञा से शुरू होकर जनमानस तक पहुँचने में यदि इसे बाधित न किया जाए तो यह अनेक व्यक्तियों की अंतरात्मा को प्रभावित करता है तथा इसके प्रभाव व्यक्ति वह सब कर पाता है जो बिना मार्गदर्शन के नहीं हो पाता। अर्थात विचार समाज के मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। मार्गदर्शक से बढ़कर इन्हें व्यक्ति द्वारा आत्मसात किया जाता है, जिससे इनकी प्रभाविता और अधिक बढ़ जाती है। अमेरिकी स्वतंत्रता के पश्चात वहाँ पर दास प्रथा के संदर्भ में अब्राहम लिंकन ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था, दास भी मनुष्य है, उन्हें जीने उतना ही अधिकार है जितना स्वामी को है। इन विचारों से घबराए लोगों ने उनकी हत्या तो कर दी, किंतु लिंकन के विचारों ने दासों की अंतरात्मा को जागृत कर दिया था और अपने अधिकारों को लड़ते हुए उन्होंने दास तत्व से मुक्ति पाई। देखिए, विरोधियों ने बेशक लिंकन को समाप्त कर दिया, किंतु उनके विचारों को समाप्त करने की शक्ति ना तो तब उनमें थी और ना ही आज किसी में है। देखिए, यहाँ पर क्या विचारों की गतिशीलता उनको अधिक प्रभावी बनाती है। चूँकि व्यक्ति सभी दिशाओं में गमन नहीं कर सकता, किंतु उसके विचार उन क्षेत्रों में भी पहुँच सकते हैं जो अत्यंत दुर्गम है। भौतिक विन्यास, जलवायु, पहाड़, जंगल आदि से अप्रभावित रहते हुए विचार अपनी अधिकतम सीमा तक प्रसारित हो सकते हैं, बशर्ते किसी प्रकार के बंधन आरोपित न हो। अब हम देखिए क्या है कि बंधन आरोपित ना हो। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सेनानियों ने ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लिया, किंतु किसी कारणवश सफल नहीं हो पाया तथा अपने लक्ष्य से दूर रह गए। ब्रिटिशों द्वारा उनका दमन कर दिया गया, किंतु स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के रूसों के विचारों से ओतप्रोत स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों का दमन ब्रिटिश साम्राज्य नहीं कर सका और धीरे धीरे स्वतंत्रता की आग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में फैलते हुए भारत की आज़ादी की ज्योति के रूप में प्रचलित हुई।
हाँ, इस दौरान देखिए यहाँ पर क्या, इस दौरान भले ही शहीदों का दमन हुआ हो और गरीबों का शोषण हुआ हो अथवा नारी शक्ति के साथ दुर्व्यवहार हुआ हो, किंतु समय के साथ स्वतंत्रता के विचारों की तीव्रता बढ़ती गई और ब्रिटिश राज छोड़ने को मजबूर हुए। भारत की आज़ादी न केवल भारत बल्कि उपनिवेशों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। विचारों के संदर्भ में कहा जाता है कि एक व्यक्ति का विचार जब तक उस व्यक्ति के पास है तब तक वो अकेला है, किंतु जैसे विचार का प्रसार होता है तो व्यक्ति अकेला नहीं रहता बल्कि उस जैसे हजारों लाखों लोग इस पृथ्वी पर आ जाते हैं। अर्थात वो अपने विचारों के माध्यम से जनसामान्य को प्रभावित कर अपने साथ उस राय में शामिल कर लेता है जिससे वो अकेले नहीं लड़ सकता। यह विचारों की एकता उसे उस असंभव लक्ष्य की प्राप्ति भी करा देती है जो वर्तमान से पहले तक असंभव था। विचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित होते रहते हैं जिससे विचार अपने अस्तित्व को मजबूती प्रदान करते हैं ताकि दमनात्मक परिस्थिति में भी विचारों की अमरता बनी रहे। देखिए, महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर ऐसे समय संभाली थी जब यह लक्ष्य देखिए जब यह लक्ष्य असंभव प्रतीत होने लगा था। हिंदू मुस्लिम वैमनस्य चरम पर था। दैत्य सवर्ण द्वेष हजारों वर्षों से संचित था। जमींदार किसान एक दूसरे के विरोधी थे। महिलाओं में आत्मविश्वास नहीं था। उस स्थिति में महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा एवं हृदय परिवर्तन विचारों द्वारा न केवल भारतीय समाज में व्याप्त कटुता दूर की बल्कि एक ऐसे आंदोलन उदय किया जो ब्रिटिश राज को निकल गया। महात्मा गांधी ने हरिजनों दैत्यों के लिए स्वयं कार्य प्रारंभ किया जिसे सवर्ण समुदाय ने भी दैत्यों को उनके अधिकार प्रदान किया। भारत में आज भी दैत्यों के कल्याण के लिए गांधी जी के सिरे के अंतिम व्यक्ति का उद्धार विचारों की प्रासंगिकता बनी हुई है। गांधी के विचार देखिए, गांधी के विचार भारत का विकास गाँव के विकास के बिना संभव नहीं है। आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं और सरकार गांधीवादी सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। किंतु वर्तमान युग में व्यक्तियों के साथ उनके विचारों का भी दमन किया जा रहा है। हालांकि विचारों का दमन संभव नहीं है, किंतु विचारों के प्रभाव को बाधित करना विचारों के दमन के समान है। देखिए, विचार बहते जल के समान स्वतंत्र है जो अपने स्रोत से निकलकर जनता रूपी सागर में मिलने के आतुर रहता है। विचारों के इस स्वतंत्र प्रभाव को बाधित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। कहीं इसे समाज एकता, कहीं इसे राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर सीमितता प्रदान कर दी जाती है। चीन उत्तर कोरिया जैसे राष्ट्रों में विचार की इस तरह स्वतंत्र है। देखिए, चीन उत्तर कोरिया जैसे राष्ट्रों में विचार की इस तरह स्वतंत्र प्रभाव को बाधित किया गया है। अभिव्यक्ति के तमाम माध्यमों पर सेंसरशिप लागू की गई ताकि जो विचार हो वह केवल उसी व्यक्ति तक सीमित रहे। जो लोकतांत्रिक शासन संबंधित या शोषण विरोधी बातें करता उसे देशद्रोही करार दिया जाता है। इस प्रकार तानाशाही द्वारा व्यक्तियों एवं विचारों का दमन किया जा रहा है जो मानव समाज एवं मानवता के लिए अहितकर है। अतः स्पष्ट है कि विचारों का निरंतर एवं अबाध प्रभाव होता है तथा होना अनिवार्य भी है, क्योंकि व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र के विकास के विचारों की स्वतंत्रता, नवीनता एवं उत्कृष्टता आवश्यक है। विचारों को दबाने के प्रयास, विचारों की प्रभाविता को बढ़ाने के उपकरण की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि अचेतन वस्तु को रोक पाना चेतन वस्तु व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है। विचार अनादिकाल से गतिशील तथा अनंत तक गतिशील रहेंगे। उनके धारण करने वाले व्यक्ति प्रत्येक काल परिस्थिति में उनको अमरता प्रदान करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक अच्छा आपको यहाँ पर 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना एक सपना या हकीकत। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना एक सपना या हकीकत यहाँ पर आपको है। देखिए, यहाँ पर जो कहा गया कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना एक सपना या हकीकत की बात यहाँ पर की गई है। देखिए, साक्षी गर्ग यहाँ पर देखिए, कल मैंने टीवी खोला, न्यूज़ चैनल पर चर्चा केंद्र बिंदु था किसान। मध्य प्रदेश में कई किसानों आत्महत्या कर ली थी। महाराष्ट्र में किसान ऋण माफी हेतु आंदोलन पर थे। उत्तर प्रदेश सरकार को कृषक ऋण माफी के संबंध में घेरा जा रहा था। यहाँ तक संसद में भी वाद विवाद का बिंदु था। किसान दुर्दशा। देखिए, यह देखकर मेरे मन में विचार आया, आखिर संपूर्ण देश का पेट भरने वाला कृषक आज बेचारा क्यों कहलाता है? वह स्वयं अपना पेट भरने में क्यों समर्थ है? क्या सरकार इनके लिए कुछ करती नहीं? तभी मेरे एक मित्र ने कहा, सरकार 2022 तक इन किसानों की आय दोगुनी कर देगी। उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि यह एक सपना मात्र है या फिर वास्तव में इसे हकीकत में बदला जा सकता है। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने हेतु क्रमवार विश्लेषण की आवश्यकता है। वस्तुतः सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कृषक भाइयों की समस्याएं क्या है। इसे हम स्पष्टता हेतु तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला, खेती शुरू करने से पूर्व की समस्या, खेती के दौरान समस्या और खेती उपरांत अर्थात फसल कटाई के बाद समस्या।
फिर यहाँ पर देखिए क्या कि पहला देखिए खेती की पूर्व समस्याओं को देखें तो सबसे बड़ी चिंता का कारण छोटी जोतों का आकार। हमारे देश में 80% किसान 1.5 हेक्टेयर से भी कम भूमि पर खेती करते हैं। इसके कारण बीज सिंचाई उर्वरक के रूप में इनपुट ज़्यादा होता है पर आउटपुट कम। खेती करने तो एक मुश्त राशि की आवश्यकता होती है जिससे बीज उर्वरक सिंचाई साधन आदि की पूर्ति हो। अपर्याप्त ज्ञान अशिक्षा एवं पर्याप्त कागजात न होने के कारण वे बैंक से सामान्यतया ऋण नहीं ले पाते और सूदखोरों की ऊंची ब्याज दर के शिकार बन जाते हैं। जमींदारी काश्तकारी सुधारों की असफलता के कारण किसान अपने मालिकों के शोषण का भी शिकार होते हैं। इसके साथ ही मानसून आधारित कृषि एवं अनियमित मानसून से खेती प्रभावित होती है। खेती के दौरान देखिए खेती के दौरान अल नीनो ला नीनो बाढ़ सूखा बादल जैसी अनियमितताएं फसल प्रभावित करती है। लगातार कीटनाशकों के प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य खराब हो जाता है जिससे खरपतवार कम उत्पादन जैसी समस्या आती है। खेती उपरांत यदि उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फसल के मूल्य बहुत ही कम हो जाते हैं जिससे किसान को खेती करने मंडी ले जाने तक का खर्च नहीं निकल पाता। और यदि उत्पाद की दर ज़्यादा मांग ज़्यादा होती है तो लाभ बिचौलिए ले जाता है। पर्याप्त गोदाम एवं प्रसंस्करण सुविधा न होने के कारण सीमित दिनों में ही फसल बेचनी होती है जिससे किसान की मोलभाव क्षमता बार्गेनिंग कैपेसिटी गिर जाती है। उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की योजनाओं का केंद्र बिंदु हमेशा किसान समस्या समाधान रहता है। आज़ादी के बाद देखिए यहाँ पर क्या आज़ादी के बाद से ही जमींदारी व्यवस्था उन्मूलन काश्तकारी सुधार चकबंदी हदबंदी भूदान आंदोलन सहकारी खेती सब्सिडी कार्यक्रम ऋण माफी उर्वरक वितरण आदि के माध्यम से समाधान करने को प्रयासरत हैं। वर्तमान सरकार द्वारा अति सक्रियता दिखाते हुए 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार द्वारा समय समय पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है जिससे एक न्यूनतम कीमत प्राप्त हो सके। सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। निम्न कोटेड यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि यूरिया की कालाबाजारी कम हो सके एवं मृदा की उर्वरता प्रभावित न हो। अति महत्वाकांक्षी प्रयास के रूप में सरकार द्वारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमीशन अधिनियम में सुधार कर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट राष्ट्रीय कृषि बाजार स्थापित करने की पहल की गई जिसके तहत देश के लगभग 586 मंडियों को डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आपस में जोड़ा जाएगा और किसान अपने क्षेत्र से ही पूरे भारत में कहीं भी सर्वोच्च कीमत पर अपनी फसल बेच सकता है। इससे उसे बिचौलिए का शिकार भी नहीं होना पड़ेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना सस्ती दर पर ऋण मुहैया कराना मृदा स्वास्थ्य कार्यशी योजना शुरू की गई है जिससे कृषक अपनी मृदा स्वास्थ्य को जानकर उसी अनुसार जिससे कृषक अपनी मृदा स्वास्थ्य को जानकर उसी अनुसार उर्वरक का इस्तेमाल करे फसल का चुनाव करे पर्याप्त मात्रा में सिंचाई कर सके और आपदा जैसी स्थिति में बीमा सुरक्षा ही प्रदान होगी और आपदा जैसी स्थिति में बीमा सुरक्षा भी प्रदान होगी। देखिए भारत सरकार द्वारा हेल्पलाइन जारी किया गया जिसमें किसान फोन कर मौसम की जानकारी खेती संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं मोबाइल तकनीक की मदद से समय समय पर मौसम संबंधी जानकारी किसानों को प्रदान की जाती है। सरकार इतने दूरदर्शी महत्वाकांक्षी प्रयासों को देखकर लगता है कि शायद किसानों के लिए अब दुख के बादल छटने वाले हैं, परेशानियां दूर होने वाली है। परंतु सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो नेशनल संपर्क ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाल में कराए गए सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि 40% से किसान खेती करना ही नहीं चाहते। वे दूसरी रोजगार की तलाश में युवा पीढ़ी का कृषि की ओर कोई भी आकर्षण नहीं है। यह एक द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करता है। यह एक द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करता है। इसके दो कारण हो सकते हैं पर इन योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंच नहीं रहा है या अभी ये प्रयास अपर्याप्त है और सुधारों की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि वस्तुतः योजना कितनी अच्छी क्यों ना हो उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी कुशलतापूर्वक उसे लागू किया गया है। सर्वेक्षण में पाया गया है कि 50% किसानों की यही नहीं पता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है। अशिक्षित होने के कारण वे सरकारी योजनाओं सब्सिडी के बारे में जान ही नहीं पाते और कहीं से पता भी चल जाता है तो वे बिचौलियों का शिकार हो जाते हैं। दूसरा कारण आपको नीति निर्माण स्तर पर देखें तो नीति निर्माण में किसानों की कोई सहभागिता नहीं होती जिससे मांग एवं पूर्ति में असमंजस आता है। अतः इन समस्याओं का तार्किक समाधान करने की आवश्यकता है।
फिर देखिए यहाँ पर जो कहा गया इसमें देखिए किसान, इसमें देखिए आपको जो कहा गया इसमें देखिए किसान, सरकार, आवश्यकता और पूर्ति के यहाँ पर 4 आपको चक्र बनाया गया है। इसमें देखिए क्या कि सर्वप्रथम आवश्यकता है भूमि सुधार की, छोटी जोत आकार, इसे हेतु सरकारी कृषि को बढ़ावा दिया जाए। कृषि में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अनुमति दे, अर्थात कृषि को उद्यमिता के रूप में देखा जाना चाहिए। बड़े बड़े निजी क्षेत्र के उद्यमी पूंजी, संसाधन, तकनीकी वेयर हाउस प्रसंस्करण के माध्यम से उपज की मात्रा, गुणवत्ता एवं मूल्य में बढ़ोतरी करेंगे, जिसका लाभ किसान एवं सरकार दोनों को होगा। इस परिप्रेक्ष्य में चीन, इंडोनेशिया के उदाहरणों से सीख ली जा सकती है। एक कृषि क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान को प्रेरित किया है, जिससे ऐसे बीज का निर्माण हो जो जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ आदि से प्रभावित न हो। सरकारी योजनाओं के बारे में किसानों में पर्याप्त रूप से जागरूकता अभियान चलाया जाए। इस हेतु ग्रामीण शिक्षित युवा, स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संगठनों की मदद ली जा सकती है। गाँव में पर्याप्त मात्रा में आधारभूत डिजिटल अवसंरचना, इंटरनेट कनेक्शन, बिजली आपूर्ति हो, जिससे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, राष्ट्रीय कृषि मंडी जैसे पर्याप्त वास्तविक धारणा पर आ सके। ऋण माफी जैसे प्रयास मात्र तात्कालिक राहत दे सकते हैं, दीर्घकालिक एवं अस्थायी नहीं। इस क्षेत्र में ऐसी समुचित रणनीति बनाने की आवश्यकता है जिससे किसानों को ऋण सब्सिडी की आवश्यकता ही ना पड़े। फिर देखिए किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस क्षेत्र में संतुलन करके ही देश की अर्थव्यवस्था में संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। भारत सरकार सदैव से इस दिशा में प्रयासरत रही है। सरकार द्वारा कृषि मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय करना सरकार के विजन को प्रत्यक्ष परिष्कृत करता है। उपरोक्त मार्ग में जटिलता एवं समस्याएं तो अवश्य है, परंतु जिस तत्परता एवं सक्रियता के साथ सरकार प्रयासरत है, निस्संदेह हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। इससे हम अपने संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकेंगे, साथ ही पूरे देश का राष्ट्रीय हित किसान हित के साथ सार्थक हो सकेगा। 2022 तक किसान भाई देश का पेट भरने में सक्षम होंगे और कृषि किसानों की जेब भरने में सार्थक हो सकेगी। फिर देखिए आपको लोकप्रियतावाद का उदय, लोकतंत्र के लिए खतरा। लोकप्रियतावाद का उदय, देखिए लोकप्रियतावाद का उदय लोकतंत्र के लिए खतरा, लोकतंत्र के लिए एक खतरा। यहाँ देखिए क्या इसमें जो आपको कहा गया